हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। हमने जो 10th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करी थी उसमें हम 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये तीसरा जो चैप्टर चल रहा था हमारा पॉलिटी का चल रहा था, उसमें भी हम इसके काफ़ी जो टॉपिक है वो कवर कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। जो लास्ट हम टॉपिक पढ़ चुके थे वो थे बेल्जियम की समझदारी। तो इस वाले टॉपिक को हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे। अब जो आगे जो कंटिन्यूएशन होगा, हमारे जो टॉपिक होगा वो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। ये वाला टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है। जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, ये वाली वीडियो देख रहे हैं, वो पहली वाली वीडियो जाके देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें, क्योंकि आपको बीच में से चैप्टर समझ में नहीं आएगा। आप पहले उन्हें देख लोगे, उसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको जो भी मेरी वीडियो अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए आइए देखते हैं अब अगला जो टॉपिक है। हमने जो लास्ट टॉपिक में कवर किया था वो था कि बेल्जियम की समझदारी। तो हमने ये देखा कि जो बेल्जियम था उसने क्या समझदारी दिखाई थी कि उसने दिखाया था कि वहाँ पर उन्होंने क्या किया, सत्ता का क्या कर दिया था, सत्ता की साझेदारी कर दी थी। मतलब उन्होंने सत्ता का जो शेयरिंग कर दी थी, मतलब उसको डिवाइड कर दिया था। मतलब अपने हाथ में पावर, किसी एक जो कम्युनिटी थी उसके हाथ में पावर नहीं थी, मतलब या किसी एक लैंग्वेज वालों के हाथ में पावर नहीं थी, उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, बांट दिया था। तो ये उन्होंने एक समझदारी भरा काम किया था। अब आपने देखो, शुरुआत से हम देख रहे हैं कि हमने 2 एग्जाम्पल लिए। हमने सिर्फ ये समझने के लिए कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिए। सत्ता की साझेदारी होती क्या है ये समझा और ये क्यों ज़रूरी है। अब ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो आप वापस से उन दोनों एग्जाम्पल पे जाओ, आप देखोगे कि जो श्रीलंका के थे हालात कैसे थे, कि वहाँ पर क्या किया गया था, सत्ता की साझेदारी नहीं की गई थी, मतलब पावर शेयरिंग नहीं की गई थी, और उसका परिणाम क्या निकला कि वहाँ पर लास्ट में गृह युद्ध हुआ। और आपने देखा कि बेल्जियम ने जो अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने पावर का क्या कर दिया, शेयर कर दिया था उन्होंने, तो उस वजह से वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी, गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनी, और वहाँ पर आज भी मतलब अच्छे से जो शासन व्यवस्था चलती आ रही है। और भी कंट्रियों ने उन्हें मतलब एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में लिया था। हालांकि ये जटिल थी जो सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस शासन व्यवस्था को अपनाया था कि वहाँ पर पावर शेयरिंग रखी। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि जो सत्ता की साझेदारी है वो क्यों ज़रूरी है, कि मतलब ऐसा क्या है। तो अगर आपके पास, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाता है, ज़्यादातर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो सत्ता की साझेदारी है क्यों ज़रूरी होती है, आप बताइए। तो आप क्या करोगे कि पहले श्रीलंका की कहानी लिखने बैठोगे, फिर बेल्जियम की कहानी लिखने बैठोगे, और फिर बताओगे कि देखो यहाँ कंपैरिजन करोगे, इसलिए यहाँ पर सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है। नहीं, हम एक आंसर के रूप में हम मतलब कुछ पॉइंट्स लेंगे कि किस तरह से हम इस चीज़ को लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ आप देखोगे कि 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर जो एक तरह से कह सकते हैं कि एक तो जो डिसीज़न लिया था उन्होंने, जो बेल्जियम ने, वो एक युक्तिपरक था। युक्तिपरक इन द सेंस कि समझदारी भरा, और दूसरा एक था नैतिक तर्क था, कि मतलब उन्होंने नैतिक रूप से सही डिसीजन लिए थे। तो ये 2 चीज़ें जो ज़रूरी हैं सत्ता की साझेदारी में, इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी जो डिसीजन लो एक तरह से युक्तिपरक या सोच समझ कर कि एक अच्छा डिसीजन, और दूसरा मॉरली वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आप देखोगे इनमें इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले करेंगी। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी एक बार। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तरह के तर्क दिए जा सकते हैं कि हम जो सत्ता का जो बंटवारा कर रहे हैं या पावर की जो शेयरिंग कर रहे हैं वो हम 2 तर्क से देख सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। कि अगर हम ये समझदारी भरा, जैसे जो आपने देखा बेल्जियम में जो डिसीजन लिया था, अगर हम इस तरह से समझदारी भरा डिसीजन लें तो उससे क्या होगा कि जो सत्ता का, अगर हम ये जो समझदारी वाला डिसीजन लेके अगर हम सत्ता का बंटवारा कर देते हैं तो जो 2 समूहों के बीच टकराव का जो अंदेशा है वो कम हो जाएगा, कि मतलब उनके बीच टकराव की स्थिति नहीं होगी। मतलब ये जो हमें अंदेशा है वो कम हो जाएगा।
जैसे कि आप देखोगे कि श्रीलंका था तो वहाँ दो जो गुट थे, ग्रुप थे या जो सामाजिक समूह थे, उनके बीच टकराव हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पावर रखी थी वो माइनॉरिटी को दे दी, मेजॉरिटी को दे दी थी, और माइनॉरिटी पे क्या किया जाता रहा था, उनको थोपा जा रहा था। इससे क्या हुआ, वो उनके खिलाफ हो गए, उनमें दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया, डिवीजन हो गया। उससे क्या हुआ कि वहां पर एक गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। लेकिन अगर वो लोग पावर का शेयर कर देते तो ऐसी सिचुएशन आती नहीं, आपस में झगड़े ही नहीं होते, गृह युद्ध की स्थिति नहीं होती। तो ये जो अगर वो युक्ति परक एक पहला मतलब कह सकते हैं कि सत्ता का बंटवारा कर लेते तो उससे क्या होता कि ये सिचुएशन नहीं बनती। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर, अब देखो ये एक सिर्फ यही नहीं है कि वो सामाजिक टकराव तक ही रहे, मतलब उनमें जो दो ग्रुपों में मतलब सिर्फ कन्फ्लिक्ट रहा, मतलब दो ग्रुप ही आपस में टकराए। ये जो टकराव है आगे बढ़कर क्या करते हैं, हिंसा का रूप ले लेते हैं। जैसे आपने देखा श्रीलंका में ऐसी सिचुएशन हो गई, और बाद में आपने देखा कि वो जो ग्रुप है, जो माइनॉरिटीज का वाला जो ग्रुप था, वो बाद में क्या निकल के आया कि वहां पर वो एक जो आतंकवादी ग्रुप बन गया था। लास्ट में आपने देखा था कि वो 1960 के बाद मतलब एक आतंकवादी ग्रुप नहीं, क्योंकि उसकी वजह क्या थी, उनको अब उनके पावर्स नहीं दिए गए थे, उन पर अत्याचार किए जा रहे थे, तो बाद में वो एक ग्रुप बन गया था ऐसे ही। तो इसमें क्या हुआ, देखो उस सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है। आप सोचो कि जब आपको एक छोटा सा घाव लग जाता है, अगर आप उसका तभी ट्रीटमेंट ना लो तो वो घाव बहुत बात मतलब नासूर भी तो बन जाता है, जख्म बन जाता है और गहरा चला जाता है। तो हमें तभी की तभी उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अगर मान लो श्रीलंका में ऐसा नहीं होता, पावर शेयर हो चुकी होती, तो आज शायद सिचुएशन कुछ और होती। तो ये जो सामाजिक टकराव है आगे बढ़कर क्या करते हैं, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। कि मतलब हिंसा हो जाती है, राजनीतिक अनस्टेबिलिटी हो जाती है, मतलब अस्थिरता हो जाती है, जो हमारी राजनीति है वो स्थिर नहीं रहती है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए ज़रूरी है। इसीलिए अगर हमें जो राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व रखना है, स्थायी रूप से रखना है कि वो अच्छे से वर्क करे, तो हमें सत्ता में क्या कर देना चाहिए, हिस्सेदारी कर देनी चाहिए, पावर की शेयरिंग कर देनी चाहिए। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा, अब आप ये देख रहे हो कि क्यों ज़रूरी है सत्ता की। तो एक पहला हो गया कि जिससे कि दो ग्रुप हैं सामाजिक समूह में टकराव नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ के वो हिंसा का रूप नहीं लेंगे, फिर राजनीतिक अस्थिरता नहीं आएगी। तो आप इस तरह से इसको आंसर को लिख सकते हो, राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्वायत्त के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। देखो आप जो अगर कोई जो ग्रुप है वो मेजॉरिटी में है, मतलब बहुसंख्यक है, तो उसके हाथ में अगर पावर है तो वो अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी पावर अगर वो माइनॉरिटी पे थोपता है, जो अल्पसंख्यक है उन पे थोपता है, तो वो कुछ टाइम के लिए, तात्कालिक मतलब थोड़े टाइम के लिए तो लाभकारी लग सकता है कि आप थोड़े टाइम के लिए तो उन्हें रोक लोगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो आपकी देश की अखंडता को क्या है, खत्म कर देगा। दूसरा, क्यों, देखो आप किसी को टॉर्चर करो तो एक लिमिट तक, मतलब कुछ टाइम पीरियड तक वो बर्दाश्त करेगा, लेकिन एक लिमिट होगी, क्योंकि अगर 10 आप उसको मारोगे तो एक वो वापस आपको ज़रूर मानेगा, चाहे वो कितना भी वीक हो कि, लेकिन आपको रिटर्न में मिलेगा उसका। तो ये हमारी देश की अखंडता है। फिर उनमें झगड़ा होगा, चाहे भली वो मतलब जीत ना पाए, लेकिन वो आपस में कन्फ्लिक्ट होगा, तो ये हमारी देश की जो एकता है, अखंडता है, उसके लिए तो घातक होगा ना। कि दो ग्रुपों में झगड़ा हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हो कि दो जो सामाजिक समूह टकरा रहे हैं, फिर उनमें हिंसा हो रही है, फिर जो हमारी राजनीतिक अस्थिरता आ रही है। तो ये इससे क्या, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि पावर शेयरिंग नहीं हो रही है। और अगर पावर शेयरिंग हो जाएगी तो ऐसी सिचुएशन होगी ही नहीं। बेटे यहाँ ये जो कार्टून दे रखा है, एक बार इसे ज़रूर देख लेंगे। ये एक जर्मन इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना दिखा रखा है। और बेटा ये जो कार्टून होते हैं बुक में, तो मैंने कहा था कि जब भी आप एनसीईआरटी लेके बैठो तो जब भी मेरी वीडियो देखो तो एनसीईआरटी लेके ज़रूर बैठें। तो आपके पास जो एनसीईआरटी है उसमें ज़रूर देखें कार्टूनों को, क्योंकि कई बार जो है कार्टूनों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कार्टून दे दिया जाता है, आपको उसमें समझने के लिए दे दिया जाता है कि ये क्या कार्टून है।
तो इसमें दिखा रखा है कि जो बाईं तरफ अंकित जो कार्टून है, जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है, मतलब इस कार के थ्रू एक जर्मनी की प्रॉब्लम बताई गई है। यहाँ क्या है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन की सरकार है। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की क्या है, प्रतिस्पर्धी है, मतलब दोनों को कंपटीशन दे रही हैं। ये सन 2005 के चुनाव में इन दोनों में से किसी को अपने बूते पर सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला। फिर क्या हुआ, इसलिए उन्होंने क्या किया, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। अब दोनों दल जो विभिन्न नीतिगत मामलों में अलग अलग पक्ष ले रहे हैं, फिर भी वहाँ साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। जर्मनी की संसद के बारे में जानकारी जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, तो इसके आधार पर आपको ये बताना है कि ये कार्टून क्या कहना चाह रहा है। तो एक बार आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। कार्टून मतलब कार्टूनों से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। तो ये हमारी देश की जो एकता अखंडता है उसके लिए मतलब ये घातक हो सकता है। और दूसरा है कि बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, कि मतलब आप ये सोच रहे हो कि जो मेजॉरिटी वाले हैं अगर वो डोमिनेट कर रहे हैं माइनॉरिटी को, अगर वो उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, उन पर प्रेशर दबा रहे, तो क्या सिर्फ उन्हीं को दिक्कत हो रही है या उन्हीं को, मतलब सिर्फ अल्पसंख्यक है उसी को प्रॉब्लम होगी? उसका परिणाम ये भी निकलेगा कि उससे उनको खुद को भी प्रॉब्लम होगी, परेशानी भी पैदा होगी, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप कहाँ ले सकते हो, श्रीलंका में। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें उन्होंने करना शुरू कर रही थी तो श्रीलंका में क्या हो गया था, गृह युद्ध की स्थिति हो गई। और जो गृह युद्ध हुआ उसका क्या असर सिर्फ माइनॉरिटी पे पड़ा था? क्या अल्पसंख्यक पर असर पड़ा था? उन्हीं का नुकसान हुआ था, मेजॉरिटी का कोई नुकसान नहीं हुआ था, बहुसंख्यक का कोई नुकसान हुआ था। जनमाल की तो सबकी हानि हुई थी ना। जब आपस में झगड़ेंगे तो सबका नुकसान होगा, सबका इकोनॉमिकली मतलब वो वीक होंगे, कमज़ोर होंगे, उनके भी रिसोर्स खत्म नहीं होंगे, उनके भी होंगे। अरे उनके अगर अल्प बहुसंख्यकों के ज़्यादा नहीं तो थोड़े तो हुए होंगे, नुकसान तो उनका भी हुआ होगा। तो सिर्फ जो ये इनका आतंक होता है बहुसंख्यकों का, वो सिर्फ अल्पसंख्यकों को नुकसान नहीं पहुंचाता, परेशानी नहीं पैदा करता, अक्सर वो बहुसंख्यकों के लिए बर्बादी का कारण भी बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, कि हम जो अगर जहां डेमोक्रेसी है, ये कह रहा है कि जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां सत्ता का बंटवारा क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर जहां डेमोक्रेसी है वहां जरूरी है सत्ता का बंटवारा। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है कि वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है, कि मतलब जो हम ये कह रहे हैं ना कि सत्ता का बंटवारा जो है वो लोकतंत्र व्यवस्थाओं के लिए अच्छा है, इसके फेवर में, इसके पक्ष में एक और बात भी कही जा सकती है। वो बात बहुत ज़्यादा गहरी है। वो क्या है कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है। तो ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, ये वन लाइनर में आपसे पूछ लिया जाएगा, या जो आपके एसएसएन और रीजन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है, जो कथन कारण वाले आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। और आजकल आप देखोगे जो बोर्ड के एग्जाम है या आपके जो भी पीरियोडिक है या आपके फर्स्ट टर्म में कोई भी है, उनमें ये कॉन्सेप्ट बहुत रखा हुआ है। आपके एसएसएन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कथन कारण वाले, तो कई बार उनमें भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ये इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो वन लाइनर हो या 3 मार्क्स वाला हो, 5 मार्क्स वाला हो, चाहे असेशन रीजन वाला हो, चाहे आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ रहा है, मैचिंग्स वाला हो, आप अच्छे से कर पाओगे। लेकिन सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि जो लोकतंत्र व्यवस्थाओं के लिए जो इसके फेवर में कि सत्ता की साझेदारी अच्छी है, उसके पक्ष में एक बात कही जा सकती है और वो बहुत गहरी है। वो बात क्या है कि जो सत्ता की साझेदारी है दरअसल वो लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है एक तरह से। तो अगर मान लो किसी इंसान के शरीर में से आप आत्मा निकाल दो तो फिर वो क्या जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। तो अगर जहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो वो वहाँ अगर आपने सत्ता का जो पावर का शेयरिंग नहीं करी है या सत्ता की साझेदारी नहीं करी है, तो वहाँ एक तरह से आप कहोगे कि वो मर चुका है। एक तरह से वहाँ डेमोक्रेसी नाम की डेमोक्रेसी है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हो श्रीलंका है। कहने को वहाँ डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेटिक रूप से आपने देखो वहाँ पे वो क्या है, चूज कर रहे हैं वहाँ पे अपनी वो, लेकिन चूज कर रहे हैं क्या है, वो मेजॉरिटी में है और अपनी उससे चूज कर रहे हैं वहाँ पर जो भी आपकी जो सत्ता अगर चूज कर लेते तो अगर उनमें से दूसरी जो अगर उनको वोट नहीं देते हैं तब भी वो क्या है, जीत जाएंगे वो। तो क्यों? उनके पास मेजॉरिटी में वोट है ना।
तो वैसे भी जीत जाएंगे, वो दे ना दे, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो तो उन पे भी थोप रहे हैं वो लोग। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता का बंटवारा, सत्ता को बांटा जाए। कि तो ये जो कह रहे हैं ना कि सत्ता जो लोकतंत्र की आत्मा है, सत्ता की साझेदारी, तो उसकी मीनिंग यही है कि जहाँ पर ये व्यवस्था है, मतलब जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर लोकतंत्र है, उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच जो है क्या है, सत्ता का बंटवारा किया जाए। ये लोग इसी ढर्रे पर रहें, मतलब ये लोग हैं इसी ढर्रे पर चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र की जो सबसे कह सकते हैं कि फेमस जो डेफिनेशन है वो यही है कि जो लोकतंत्र होता है क्या होता है, लोगों का लोगों के द्वारा लोगों पे शासन ही तो होता है। तो उसमें क्या है, सत्ता का बंटवारा जरूरी है। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह को शासन व्यवस्था में जोड़ा जाए। कि हम जो वैध शासन व्यवस्था उसी को मानेंगे जिनमें सभी की भागीदारी ली जाए और वो सभी क्या है, शासन व्यवस्था से जुड़े हों। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को हम क्या कह सकते हैं, नैतिक तर्क कहा जा सकता है। कि हम ये जो हमने पढ़े थे इनमें से हम एक तर्क को तो युक्तिपरक कहेंगे और दूसरे को हम नैतिक कहेंगे। जो युक्तिपरक था वो ये था कि हमने सत्ता का बंटवारा कर दिया और जिसका परिणाम क्या है कि जो झगड़े नहीं होंगे, कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, सामाजिक जो ग्रुप है वो आपस में नहीं झगड़ेंगे, वो गृह युद्ध की स्थिति नहीं बनेंगे। ये तो हमारा एक युक्तिपरक तर्क रहा। और जो लोकतंत्र की हम जो आत्मा कह रहे हैं, ये जो पावर की शेयर करना या सत्ता की साझेदारी, वो हमारा एक क्या हुआ, नैतिक तर्क हुआ। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों की ओर जोर देता है। कि मतलब जो इसके परिणाम होते हैं युक्तिपरक के या समझदारी तर्क के, वो ये हो सकते हैं कि जो परिणाम होते हैं वो इस पर फोकस करते हैं कि जो उनको लाभ हो, बेनिफिट हो, फायदा हो। जबकि जो नैतिक तर्क होते हैं वो सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व पे जो है फोकस करते हैं। कि जो एक तरह से जो आप कहोगे कि जो युक्तिपरक जो है वो ये फेवर करेंगे, जैसे आप अभी आपने देखा कि जब हमने डिसीजन लिया एक कि हम सत्ता का बंटवारा कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि मतलब जिस तरह से ना तो आपस में दो सामाजिक ग्रुप टकराव होगा, उनमें आगे बढ़ के फिर हिंसा नहीं होगी, फिर राजनीतिक अस्थिरता नहीं आएगी और मतलब राजनीतिक जो स्थिरता है वो बनी रहेगी। तो ये हमारा एक युक्तिपरक डिसीजन हो गया, हमारा समझदारी भरा तर्क हो गया। इसका लाभ हुआ कि आपस में झगड़ा नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी तरफ जो हम नैतिक तर्क की बात कर रहे हैं उसमें हमने सत्ता का जो बंटवारा करना है वो अंतर्भूत है कि हमें मतलब पावर की शेयरिंग जरूरी है। अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की ये आत्मा है, ये पहला मूल्य है, उसकी वैल्यू है कि सत्ता का क्या होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। यही हमारा क्या कहता है, नैतिक मूल्य कहता है। अब यहाँ पर ये आपका जो टॉपिक है वो कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे, यहाँ एक स्टोरी बताई जाएगी, उसमें एक कहानी बताई जाएगी जिसमें खलील की प्रॉब्लम समझाएगी और उसमें ये दिखाया जाएगा कि जो सत्ता की साझेदारी के रूप हैं, टाइप्स हैं, वो क्या हैं। ये हम एक देख लेते हैं, बात बोले भेद को ले। ये थोड़े अच्छे होते हैं, मतलब जो आपको दिए जाते हैं ना बॉक्स में इन्फॉर्मेशन, वो बहुत अच्छी होती है, इन्फॉर्मेटिव होती है और बड़ी अच्छी होती है, इंटरेस्टिंग होती है। तो एक युक्तिपरक है कि युक्तिपरक क्या का मीनिंग है कि हानि और लाभ का जो सावधानी पूर्वक हिसाब लगाना। देखो जब भी हम कोई समझदारी वाला डिसीजन लेते हैं उसमें यही तो सोचते हैं कि हमें क्या बेनिफिट होगा, मतलब क्या हानि होगी, क्या नुकसान होगा, यही तो होगा। वो हम जब दोनों चीज़ों को फोकस करके कि हमारा क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या नुकसान, और तब हम कोई डिसीजन ले तो उसी को तो हम युक्तिपरक कहेंगे, समझदारी भरा कहेंगे। तो जो सावधानी पूर्वक हिसाब लगा कर लिया जाए वो फैसला पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर उसके क्या है, उलट होता है। जो नैतिकता पर डिसीजन लिया जाता है वो उसके उलट होता है। जो आपका युक्तिपरक होता है वो इसी तरह से लिया जाता है जिसमें आप दोनों चीज़ देख रहे हो, आपके लाभ हानि दोनों देख रहे हो, कि आपका फायदा नुकसान दोनों देख रहे हो। और जो नैतिकता होता है वो उसके उलट होता है कि वो वहाँ आपकी नैतिकता कह रही है। जैसे आपने देखा तो यहाँ दोनों ही आप डिसीजन देख रहे हो कि नैतिकता भी ये कह रही है कि पावर शेयरिंग होना चाहिए और आपका युक्तिपरक जो डिसीजन है वो भी ये कह रहा है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। यहाँ कुछ और दे रखा है इन्फॉर्मेशन, वो भी देख लेते हैं।
एनीते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के जो स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक जो स्कूल साथी चाहते हैं कि उसकी पढ़ाई फ्रेंच में ही हो, कि मतलब जो एनीते है बेल्जियम का जो उत्तरी इलाका है, आपने देखा होगा कि जो उत्तरी इलाका है वहाँ किसका था, मतलब आप एक वापस से मैप को रिकॉल करो कि वहाँ जो नर्दन की तरफ किसका शासन था और जो आपका सदन की तरफ किसका था, एकदम से याद करो, आप सोचो। वापस से मैं मैप दिखाती हूँ आपको, रिकॉल करो वापस से मैप। ये आपका श्रीलंका हो गया और यहाँ आपका ये आ गया बेल्जियम का आ गया, और ये आपका किसका आ गया, तो ब्रुसेल आप इधर दिखा रहा है कि आपके ब्रुसेल्स में दिखा रहा है कि वहाँ कौन सी राजधानी जो थी, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ज़्यादातर कौन से डच लोग थे। उधर आपके जो आपके फ्रेंच भाषी लोग थे वो एक तरह से डच तो फ्रेंच तो आपके ब्रुसेल्स में थे जिनकी संख्या ज़्यादा थी, जो 80% थे, और इधर आप देख रहे हो कि जो डच हैं वो ज़्यादा हैं, इधर 74% हैं आपके। तो अगर वहाँ आपका ये वापस से आ जाते हैं उस पर, हाँ, एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है, फ्रेंच बोलने वाले उसके स्कूल साथी चाहते हैं कि वो पढ़ाई फ्रेंच में ही हो। सेल्वी श्रीलंका की जो राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है, वह और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिली भाषाएं और उनके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। तो कौन सी सरकार एनीत या सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूर्ति करती है, किससे सफलता मिलने की संभावना है, ये क्वेश्चन हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वाला एक वीडियो मैं अलग से लाती हूँ, तो मैं वो लाऊंगी, उसमें इन क्वेश्चनों का हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर हम अभी क्वेश्चनों के आंसर डिस्कशन बैठ जाएंगे तो हमारा वीडियो लेंथी हो जाएगा और टॉपिक रह जाएंगे जो हम देख रहे हैं। अब वापस जो है खलील की उलझन है उस पर आ जाते हैं। देखो ये जो कहानी है अभी हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे, कल जो है एक तरह से हम आप लोग भी इस कहानी को सुन के जाइए और आप सोचिए कि किस तरह से, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। खलील की उलझन, जैसे कि होता आया है कि एक बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था। देखो वो विक्रम बेताल की कहानियां तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी ना, कि जो विक्रम होता है वो बेताल को अपने कंधे पर लेके बैठ के चला जाता है और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा। बेताल कहता है और अगर तुमने सही आंसर दिया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, वापस इसी पेड़ में रुक जाऊंगा, और अगर तुमने गलत आंसर दिया तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और हर बार क्या होता है कि जो विक्रम होता है बहुत ही सत्यवादी या क्या कह सकते हैं कि न्यायप्रिय होता है, वो बार बार मतलब जो है सही आंसर करता है, तो उसको घर ही नहीं ले जा पाता। तो यहाँ हमने थोड़ा मॉडर्न कर दिया है विक्रम बेताल को, तो हमने यहाँ उसको कंधे पर ना ले जाके मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा है वो विक्रम बेताल को, मोटरसाइकिल पर चलाए जा रहा था। बेताल उसकी पीठ पर बैठा था, देखो मोटरसाइकिल पे बैठा था लेकिन तब भी वो क्या है, पीठ पे ही बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी वह सोच कर कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहानी कुछ इस प्रकार थी कि कहीं बेताल नींद में ना आ जाए और उसको वो कहानी सुनाना शुरू करता है, ठीक है, विक्रम को। तो वो एक खलील की कहानी, देखो ये सब सारी काल्पनिक कहानियां हैं, ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं है, मतलब एक तरह से आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने के लिए स्टोरी यहाँ पर रखी गई है। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था, उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। जो खलील था वो बेरूत शहर में रहने वाला था और उसके जो पेरेंट्स थे वो अलग अलग कम्युनिटी के थे, मतलब अलग अलग समुदाय से थे। उनके जो पिता थे वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और जो माँ थी वो सुन्नी मुसलमान थी। अब दोनों अलग कम्युनिटी के हो गए। आधुनिक शहर के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी जो ये सारी चीज़ें अलग अलग होना, ये एक आधुनिक मतलब नए शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे, कि जो लेबनान था शहर था वहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे, वो जो बेरूत थी लेबनान की राजधानी थी, वहाँ पे भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था और गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। देखो जब गृह युद्ध हो जाए आपस में, मतलब दो ग्रुपों के बीच, तो आपस में लड़ते भी थे और बाद में साथ में मिलजुल कर भी रह रहे थे वो। खलील का एक चाचा ऐसी लड़ाई में क्या हो गया, मारा गया, मतलब जो खलील का चाचा था वो मारा गया। गृह युद्ध की समाप्ति के
बाद जो लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठते हैं कि जो गृह युद्ध जब समाप्त हो गया तो लेबनान के सारे नेता जो थे एक साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदाय के बीच जो सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियम थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो झगड़ा चलता ही रहेगा, ये गृह युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। तो उन्होंने मिलके एक बैठक करी और उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, जो पावर है उसका शेयरिंग कर लेते हैं, सत्ता का बंटवारा कर लेते हैं और अब इसके कुछ हम क्या बना लेते हैं, बुनियादी बेसिक रूल्स बना लेते हैं, नियम बना लेते हैं। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए, कि मतलब उन्होंने एक जो कम्युनिटी के हिसाब से मतलब क्या है पोस्टें डिसाइड कर ली थी। तो उन्होंने कहा कि जो नियम के अनुसार है जो राष्ट्रपति क्या होगा, मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए और सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री बन सकता है, कि मतलब जो सुन्नी होगा वो मुसलमान जो प्रधानमंत्री बन सकता है। उप प्रधानमंत्री पद जो ऑर्थोडॉक्स ईसाई है वो, और संसद के अध्यक्ष का पद जो है शिया मुसलमान के लिए तय हुआ था। अब इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस के संरक्षण की मांग नहीं करेंगे, कि मतलब उसके बाद अगर ये डिसीजन जो ले लिया गया, मतलब ये इस तरह से सत्ता का बंटवारा कर दिया गया था, उसके बाद इस समझौते के बाद कोई भी जो ईसाई है वो फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे। और मुसलमान भी जो पड़ोसी सीरिया है उसके साथ एकीकरण की मांग को क्या है छोड़ने पर सहमत हो जाएंगे, कि कोई एकीकरण की डिमांड करना वो बंद कर देंगे, जिस पे उनका झगड़ा चल रहा था। जब ईसाई और मुसलमानों के बीच इस पर समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग क्या थी, बराबर थी, इक्वल थी दोनों की संख्या। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी इस समझौते पर आदर करते हुए उसे मान रहे थे। मतलब बाद में देखा कि जो मुसलमान हैं वो मेजॉरिटी में आ गए, बहुमत में आ गए, लेकिन फिर भी जो उन्होंने पहले ही जो डिसीजन लिया था कि जो प्रधानमंत्री है वो सुन्नी मुसलमान होगा और जो आपका संसद के अध्यक्ष हैं वो शिया मुसलमान होंगे, जो प्रधानमंत्री होगा वो ऑर्थोडॉक्स। हालांकि जो बहुमत में तो मोहम्मडन्स आ गए थे वो अपने हिसाब से कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो उसी बात पे टिके रहे जो उन्होंने आपस में मिलके जो डिसाइड किया था। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगी, मतलब उन्होंने ये सोचा कि ये जो समझौता है बड़ा गड़बड़ वाला है। क्यों, अब आप देखोगे कि वो तो एक ऑर्थोडॉक्स, मतलब उसका फादर है ऑर्थोडॉक्स ईसाई है वो, और उसके मतलब हिसाब से तो वो संसद का अध्यक्ष बनना चाहिए। उसके माँ की तरफ से वो सुन्नी मुसलमान है तो उस हिसाब से तो वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो उसे बड़ा वो लगा ये। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन अब मौजूदा व्यवस्था के रहते हुए सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता था। वह ना तो माँ के धर्म को मानता था और ना ही पिता के धर्म को। असल में वो चाहता ही नहीं था कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए, मतलब वो ये चाहता ही नहीं था कि उसे कोई धर्म से जोड़ के पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान की अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता, कि मतलब जहाँ अन्य जगह लोकतंत्र जो है समान रूप से चल रहा है वहाँ लेबनान में क्यों नहीं चलता। उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराएं, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दी जाए, जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति क्या हो बन जाए। मतलब उसने कहा कि क्यों ज़रूरत है ना ये धर्म के आधार पर, ये कम्युनिटी के आधार पर बंटवारा किया जाए और उस पर पद डिसाइड किए जाए। सीधा सा करो कि जहाँ अन्य जगह लोकतंत्र है जैसे सामान्य रूप से वोटिंग कराई जाए, जो जीते वो लड़ाई, जो चुनाव जीते वही क्या है उसके हाथ में पावर आ जाए, जिससे ज़्यादा वोट मिले वही राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी समुदाय का हो, मतलब कोई भी कम्युनिटी का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा उनका कहना था कि मौजूदा व्यवस्था की शांति सबसे गहरी गारंटी है। तो लेकिन जो उसके बड़े बुजुर्ग थे जिनके टाइम पे ये गृह युद्ध चल रहा, उन्होंने जो प्रॉब्लम फेस करी उनके हिसाब से जो जिस तरह से अब शांति बनी हुई है इस तरह से करके, तो वो उसके लिए बेटर था। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है कि वे टीवी के टावर के पास पहुंच गए, मतलब अभी जो कहानी थी वो ख़त्म नहीं हुई। कौन पहुंच गया टीवी के टावर के पास? वो जो आपके विक्रम बेताल, वहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी ख़त्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा। अब सवाल पूछने की बारी आ गई और आपसे भी सवाल पूछा जा रहा है, तो आप भी आंसर करें कि आप जो बेताल का जो कहानी है उसका आंसर क्या देते हो। अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार हो तो आप क्या करते, कि मतलब अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने दिया जाए तो आप क्या करोगे, मतलब क्या चेंजेस लाओगे। आप क्या पुरानी व्यवस्था को चलने देंगे या आप कुछ नया करते हैं। बेताल विक्रम और उसके बीच हुए इस समझौते को दोहराना नहीं भूला।
अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते हो, आपकी मोटरसाइकिल क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर आपको आंसर पता है, आप बताओगे नहीं तो क्या है, मोटरसाइकिल यहीं पे जाम हो जाएगी। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद करेंगे? अब आप हेल्प करेंगे कि क्या आंसर हो सकता है, तो आप ज़रूर सोच के आइए कि क्या आंसर हो सकता है, कि कैसी कि आप उसी शासन व्यवस्था को फॉलो करेंगे या नई शासन व्यवस्था लाएंगे। तो ये आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है, इसी क्वेश्चन के साथ ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे और अगला टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, जो है हमारी सत्ता की साझेदारी के रूप, कि जो हम सत्ता की साझेदारी कर रहे हैं या बंटवारा कर रहे हैं वो किस तरीके से करेंगे, किस लेवल में करेंगे, किस टाइप में करेंगे, उसके हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया वो बेल आइकन दबा लें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।